नमस्कार दोस्तों। इसके पहले की क्लास में हमने स्मॉल बैंक के बारे में पूरा डिटेल में जाना था और इस क्लास में हम लोग पेमेंट बैंक के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये क्लास जितने भी बैंक एग्ज़ाम होते हैं उन सभी बैंक के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो आरबीआई ग्रेड ए हो, चाहे वो एसबीआई पीओ हो, नाबार्ड हो, एक्सिम बैंक का हो, या फिर आईबीपीएस के द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले एग्ज़ाम हो। सभी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है, मैं क्लास में भी पढ़ाता था तो इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करता था, क्योंकि स्मॉल बैंक पेमेंट बैंक से कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता था। अगर मेंस में नहीं आता तो 110% ये इंटरव्यू में किसी ना किसी बच्चे से क्वेश्चन इसके बारे में ज़रूर पूछा जा सकता है। तो अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं और स्मॉल बैंक पेमेंट बैंक या बेसिक बेसिक चीज़ें नहीं जान रहे हैं तो ये आपके लिए सही नहीं है। आपको इनके बारे में डिटेल में ज़रूर जानने की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। दोस्तों, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि पेमेंट बैंक क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको फिर से एक बार बता दूं। याद करिए, 2014-15 का जब बजट था, उस समय वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब ने, ध्यान रखिएगा, इसके बारे में कॉन्सेप्ट मतलब एक बात रखी थी कि इस प्रकार की बैंक हम खोलेंगे। फिर बाद में आरबीआई से सुझाव लेकर के कमेटी बनाई गई थी, ऊषा थोराट कमेटी एंड नचकेत मोर कमेटी। ठीक है, ऊषा थोराट कमेटी के बारे में मैंने जो डिस्कस किया था वो स्मॉल बैंक को लेकर के थी। तो इसका पूरा डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। इसके लिए आप इसके पहले का वीडियो देखना पड़ेगा। तो प्लेलिस्ट मैंने इसीलिए बना दी है, बैंक के जितने भी टॉपिक हैं उसमें मैं कवर करूँगा, सेव करूँगा, रिकॉर्ड करूँगा, तो आप जा कर के आसानी से वहाँ से देख सकते हैं। तो नचिकेत मोर कमेटी जो थी दोस्तों, वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंक्लूजन और कहीं ना कहीं पेमेंट बैंक से भी रिलेटेड थी। ठीक है, तो नचिकेत मोर कमेटी बनाई गई थी पेमेंट बैंक के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं पेमेंट बैंक है क्या। ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों। आप पेमेंट बैंक की बात करें तो पेमेंट बैंक इस प्रकार से, पेमेंट बैंक ऐसी बैंकें होती हैं जो स्मॉल सेविंग को एक्सेप्ट करती हैं, मतलब डिपॉजिट करती हैं, छोटी छोटी बचत को डिपॉजिट करेंगी। और ये इसमें जो है 1 लाख तक है सीमा। ठीक है, मतलब पेमेंट बैंक का जो कॉन्सेप्ट लाया गया है वो लोगों में छोटी छोटी बचत को प्रोत्साहित करने के लिए कहीं ना कहीं इस बैंक का जो कॉन्सेप्ट है वो डिसाइड किया गया है। जैसे मैं बात करूं कि कुछ बैंकिंग ब्रांचेस जो हैं, जो कॉमर्शियल बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, वो बहुत सी जगह अपनी ब्रांचेस नहीं ओपन करना चाहती थी। जहाँ पे थोड़ी आबादी है तो वहाँ ब्रांच ओपन करने से वो पीछे हट रही थी, क्योंकि उन्हें प्रॉफिट उतना नहीं दिखाई दे रहा था। तो कहीं ना कहीं जो अनबैंक्ड एरियाज़ हैं, ठीक है, अनबैंक्ड एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़ हैं, ठीक है, तो यहाँ सब ये लोग बैंक नहीं ओपन करना चाहते थे। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन जब आया, फाइनेंशियल इंक्लूजन में ये बोला गया भाई कि आप अपनी 25% ब्रांचेस आपको रूरल एरियाज़ में ओपन ही करना पड़ेगा, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति को आसानी से बैंकिंग सर्विसेज उपलब्ध कराई जाए। तो कहीं ना कहीं जो ये गैप था, ध्यान रखिएगा, जो ये गैप आ रहा था कि कैसे सभी को बैंक से जोड़ा जाए। ठीक है, तो इस गैप को पूरा करने के लिए ही पेमेंट बैंक को लाया गया। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं पेमेंट बैंक के बारे में। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे यहाँ पे हम लोग कि पहली जो पेमेंट बैंक थी, ध्यान दीजिएगा, पेमेंट बैंक जो थी, जो पहली पेमेंट बैंक थी वो एयरटेल पेमेंट बैंक थी, ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ कुछ एग्जाम्पल के रूप में और भी बैंकें बताऊंगा आपको, जैसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ये भी ओपन की गई थी। इज लाइक एनी अदर बैंक बट ऑपरेटिंग ऑन स्मॉल रजिस्टर्ड स्केल, सॉरी स्मॉल रिस्ट्रिक्टेड स्केल, या ऑन वेरी स्मॉल लेवल। ठीक है, कह सकते हैं कि दिस बैंक वर्क्स ऑन स्मॉल लेवल, छोटे स्तर पे ये काम करती हैं। दे एक्सेप्ट स्मॉल डिपॉजिट्स, दे कैन नॉट प्रोवाइड लोन। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये लोन नहीं दे सकती हैं स्मॉल बैंक। ठीक है, एंड क्रेडिट रिस्क इज नॉट इन्वॉल्व विद द पेमेंट बैंक, क्रेडिट रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि ये लोन नहीं देती है, तो इसलिए क्रेडिट रिस्क इनसे इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, एंड इट कैन कैरी आउट मोस्ट बैंकिंग ऑपरेशन बट कैन नॉट एडवांस लोन और इशू क्रेडिट कार्ड। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है, डज पेमेंट बैंक कैन इशू क्रेडिट कार्ड, तो नहीं जारी कर सकती हैं। ध्यान रखिएगा, क्या ये लोन और एडवांस देती हैं? बिल्कुल नहीं देती हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो पेमेंट बैंक में क्रेडिट रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता, पहली बात तो ये स्मॉल लेवल पे कर वर्क करती हैं, छोटी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं, ध्यान रखिएगा। एंड इट कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट तो देखो, डिमांड डिपॉजिट की जब बात हो रही थी, इसमें दो ही खाते आते हैं, आपका करंट अकाउंट और दूसरा सेविंग अकाउंट। ठीक है, जब डिमांड डिपॉजिट की बात की जाए तो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट की बात की जाएगी। टाइम डिपॉजिट की बात की जाए तो उसमें एफडी और आरडी की बात की जाएगी। ठीक है, एफडी और आरडी की बात की जाए तो डिमांड डिपॉजिट का मतलब
भैया जब भी हम डिमांड करेंगे, जब भी हम मांग करेंगे, बैंक हमारा पैसा वापस करेगा, इसीलिए इसको बोला जाता है मांग जमा। मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट। मांग जमा का मतलब क्या है? वेन एवर यू विल डिमांड योर मनी, बैंक विल हैव टू रिटर्न। ठीक है, अब बैंक को आपका पैसा वापस करना पड़ेगा। डिपॉजिटेड मनी कैन बी विड्रॉ एनी टाइम, कह सकते हो डिपॉजिट किया गया पैसा कभी भी निकाल सकते हो आप। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से कभी भी पैसा निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये वही चीज़ है, इसीलिए इसको डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। बट इन टाइम डिपॉजिट, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ओनली यू कैन विड्रॉ योर डिपॉजिटेड मनी। ठीक है, तो टाइम डिपॉजिट का मतलब समय, समय टाइम डिपॉजिट, समय के अनुसार डिपॉजिट। ठीक है, तो इसमें एक निश्चित समय के बाद ही आप पैसा निकाल सकते हैं, उससे पहले भी निकाल सकते हैं, बट कुछ वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन है बैंक के, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, द पेमेंट बैंक कैन नॉट सेट अप सब्सिडरी, ये पेमेंट बैंक अपनी सब्सिडरी एस्टैब्लिश नहीं कर सकती टू अंडरटेक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए होंगी। ठीक है, उसके मतलब कोई अलग वो सब्सिडरी नहीं अपनी स्थापित कर सकती हैं। एंड द कमेटी वॉज हेड बाय नचिकेत मोर फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ सेटिंग अ पेमेंट बैंक। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इसके लिए जो कमेटी बनाई गई थी, या कमेटी जो बनाई गई थी, वो नचिकेत मोर कमेटी थी। ठीक है, ये आरबीआई ने बनाया था। इनके आदेश पर ही, इनके सुझाव के आधार पर ही इसके बारे में डिसाइड किया गया। ठीक है, तो ये आरबीआई ने बनाया था। इंडिया फर्स्ट पेमेंट बैंक, अगर इंडिया की पहली पेमेंट बैंक की बात करें तो इट वॉज लाइसेंस वॉज गिवन ऑन 11 अप्रैल 2016। ठीक है, तो 2016 में लाइसेंस दिया गया था पेमेंट बैंक का, एयरटेल पेमेंट बैंक, जिसने जयपुर में अपनी ब्रांच खोली थी। ठीक है, कहाँ पे? जयपुर में। और पहली स्मॉल बैंक थी वो जालंधर पंजाब में अपनी ब्रांच खोली थी, ये भी ध्यान रखिएगा, बता चुका हूँ। अब इनके पहले रेगुलेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो रेगुलेशन की अगर बात करें तो ये कौन कौन से एक्ट के अंतर्गत इनको अपनी, मतलब आरबीआई के रूल इनको फॉलो करना पड़ेगा। द पेमेंट बैंक बिल रजिस्टर्ड पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में ये रजिस्टर्ड होती हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में, ध्यान रखिएगा, अंडर कंपनी एक्ट 2013। एंड इट ऑल्सो गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, मतलब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत इनको रेगुलेट करेगा कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934, दोनों एक्ट के अंतर्गत इनको आरबीआई रेगुलेट करेगा। ठीक है, एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 भी इन पे लागू होता है। पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 भी लागू होता है। देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे बैंकिंग रेगुलेशन की, तो ये 1949 के अंतर्गत आता है, मतलब आरबीआई बैंक लाइसेंस जारी करेगी, आरबीआई कभी भी इनका लाइसेंस रद्द भी कर सकती है। ठीक है, शेड्यूल बैंक होती है 1934 में, जो बैंकें होती हैं वो शेड्यूल बैंक के अंतर्गत आती हैं। तो जो शेड्यूल बैंक होती हैं, शेड्यूल बैंक आरबीआई से लोन ले सकती हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आरबीआई से लोन ले सकती हैं जो भी शेड्यूल बैंक होती हैं, और बाद में इनके लाइसेंस को आरबीआई रिव्यू करेगा, हो सकता है इनको फुल कॉमर्शियल बैंक या यूनिवर्सल बैंक के रूप में भी कन्वर्ट कर सकता है, तो ऐसा भी बाद में देखा जाएगा। ये फ्यूचर में डिसाइड करेगा आरबीआई, जो भी अच्छे तरीके से वर्क करेंगी पेमेंट बैंक, उनके बारे में आरबीआई डिसाइड करेगा। तो अगर हम बात करें पेमेंट सेटलमेंट एक्ट 2007 की, तो यहाँ पे जितने भी पेमेंट रिलेटेड नियम है, ध्यान रखिएगा। और ये जितना भी पेमेंट सिस्टम है वो एनपीसीआई कंट्रोल करता है भारत में, तो उसके नियम भी इनको फॉलो करना पड़ेगा। दे नीड टू मेंटेन अ कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर इनको मेंटेन करने पड़ेगा, जो कि इनके एनडीटीएल का होता है। एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी जो होता है, मतलब जितना पैसा डिपॉजिट होता है बैंक का माइनस विड्रॉ जो होता है, उसके बाद जो बचेगा, ठीक है, वो एनडीटीएल होगा। तो उसका कुछ प्रतिशत जो भी करंट टाइम में सीआरआर होगा, कैश रिजर्व रेशियो होगा, ध्यान रखिएगा। मतलब इसी को कहते हैं कैश रखो आरबीआई के पास, अगर आसानी से समझना है तो। कैश रिजर्व रेशियो, मान लिया किसी बैंक का एनडीटीएल 1000 करोड़ है, और मान लिया प्रेजेंट टाइम में उस समय चल रहा सीआरआर 4% मान लो चल रहा हो। ठीक है, तो 1000 करोड़ का 4%, तो ये 40 करोड़, 40 करोड़ रुपया इनको आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा। ठीक है, आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, एनडीटीएल, एनडीटीएल में क्या आता है? एनडीटीएल में जो पैसा आप जमा करते हो या कुछ विड्रॉ करते हो वही आता है। ठीक है, तो ये डेली बेसिस पर बैंकों को मेंटेन अपना करना पड़ता है। तो सुरक्षा की दृष्टि से कैश रिजर्व रेशियो, ध्यान रखिएगा, ये जरूरी होता है, बैंकों को मेंटेन करना पड़ेगा। एंड रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट मिनिमम 75% डिमांड डिपॉजिट बैलेंस टू एसएलआर। अब देखो, 75% पैसा जो होता है इनको एसएलआर में अपने डिपॉजिट करके रखना है। स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, जो कैश के रूप में हो सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में हो सकता है, ठीक है, या फिर गोल्ड, गोल्ड के रूप में। कैश, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गोल्ड के रूप में एसएलआर में ये पैसा अपना डिपॉजिट करके रखेंगे। जैसे मान लो
NDTL 1,000 करोड़ है, तो 1,000 करोड़ का 75% पैसा, ठीक है, 75% इनको डिपॉजिट करके रखना पड़ेगा, ठीक है, SLR के रूप में। तो ये इनके लिए ये नियम लागू होता है, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कह सकते हो, मतलब सुरक्षित रहें, ताकि जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड या ट्रेजरी बिल में इनको निवेश करके रखना पड़े, क्योंकि अभी नई नई ये लाइसेंस दिया गया भैया, कल को ये फेल होने लगे तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, लोगों का पैसा कैसे सुरक्षित होगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनके लिए रूल स्ट्रिक्ट बनाया हुआ है RBI ने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितना परसेंट इनको SLR में करना है, ठीक है, तो ये 75% है। एंड नीड टू होल्ड मैक्सिमम 25%। अब देखो करंट एंड टाइम फिक्स डिपॉजिट विद द शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ध्यान रखिएगा, जो इनके पास पैसा प्राप्त होगा वही NDTL से, ठीक है, उसमें से 25% पैसा है कहीं ना कहीं इनको ले जा करके करंट एंड करंट टाइम एंड फिक्स डिपॉजिट विद द अदर शेड्यूल कमर्शियल बैंक फॉर ऑपरेशनल पर्पस एंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट। मतलब इनको जो डिपॉजिट प्राप्त होगा उसमें से मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम 25%, ठीक है, मैक्सिमम 25% दिया है, इससे कम भी ये लोग कर सकते हैं, इसका मतलब ये, ठीक है, नीड टू होल्ड मैक्सिमम। तो यहाँ पे मतलब अगर किसी बैंक के पास 1,000 करोड़ आएगा तो उसमें से मैक्सिमम 25% की बात की गई है, तो जो पैसा आएगा ध्यान रखिएगा उसको कॉमर्शियल बैंक में इनको डिपॉजिट करना पड़ेगा, कॉमर्शियल बैंक में इनको डिपॉजिट करना पड़ेगा ले जाके। तो ये मेन मेन पॉइंट है जो मैंने बताया है, यही से क्वेश्चन बनता है, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। पेमेंट बैंक कौन कौन से एक्ट को फॉलो करती हैं, कब आई पहली पेमेंट बैंक कौन सी है, ठीक है, क्या इनको CRR में मेंटेन करना है, SLR कितना मेंटेन करना है, कितना कमर्शियल बैंक में जमा करना है, पहली पेमेंट बैंक कौन सी, ठीक है, इतना पॉइंट आपको बता चुका हूँ अभी तक। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों इनको लाया गया भाई। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप पेमेंट बैंक इज टू फर्दर फाइनेंशियल इंक्लूजन, जैसे कि मैंने बताया, बाय प्रोवाइडिंग स्मॉल सेविंग अकाउंट, छोटे सेविंग अकाउंट लोगों को प्राप्त हों, लोग खाता खोलें, ठीक है, इसके लिए इनको लाया गया है। और फंड ट्रांसफ़र, छोटे छोटे जो फंड ट्रांसफ़र हैं, छोटी डिपॉजिट जो है उनको प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है, जैसे मजदूर हुए, गरीब व्यक्ति हुए, तो ऐसे, या छोटे बिजनेसमैन व्यापारी हुए, ये लोग अपना खाता यहाँ पे खोल सकें और पैसा अपना जमा कर सकें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेन ऑब्जेक्टिव यही है इस पेमेंट बैंक को लाने का। अब इनकी एक्टिविटी क्या होती है, कौन कौन से इनके मेन वर्क हैं, तो यहाँ पे एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या इनका फंक्शन होता है। दे एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट इनिशियली रिस्ट्रिक्टेड टू होल्डिंग ए मैक्सिमम बैलेंस ऑफ 1 लाख पर इंडिविजुअल कस्टमर, मतलब ध्यान रखिएगा, अधिकतम कितना डिपॉजिट, 1 लाख पर इंडिविजुअल कस्टमर, तो ये एक्सेप्ट कर सकती है, मतलब उनके पास जो खाता खुलेगा उसमें 1 लाख तक का पैसा डिपॉजिट होगा, पेमेंट बैंक में 1 लाख तक का डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, ATM डेबिट कार्ड जारी करती हैं, यस। क्रेडिट कार्ड जारी करती हैं, नहीं, दे कैन नॉट इशू क्रेडिट कार्ड, दे आर नॉट अलाउड टू गिव लोन्स, लोन नहीं देती हैं ये, ठीक है। पेमेंट पेमेंट्स एंड रेमिटेंस सर्विसेज थ्रू वेरियस चैनल्स, ये पेमेंट और सेटल मतलब फंड ट्रांसफर वगैरह की सुविधा देती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन रिस्क शेयरिंग सिंपल फाइनेंशियल प्रोडक्ट लाइक म्यूचुअल फंड, यूनिट एंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट एक्सेट्रा, मतलब जहाँ पे कम रिस्क इन्वॉल्व होता है तो ऐसे भी सर्विसेज ये प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, ठीक है, एंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट हो गया, तो यहाँ पे रिस्क कम होता है, तो इस टाइप की सुविधा भी ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। दे आर ओनली अलाउड टू इन्वेस्ट द मनी रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स डिपॉजिट इनटू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मतलब इनको जो कस्टमर से डिपॉजिट होगा, पैसा जो जमा होगा आपका, उस पैसे को ये अपना पैसा कहाँ, मतलब उस पैसे को ये कहाँ निवेश कर सकती हैं, जैसे आपने 1,000 रुपया जमा किया होगा तो ये 1,000 रुपया जो है लोन के रूप में नहीं देगा, वो उसको ले जाके गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश करेगा पेमेंट बैंक, ठीक है। इसके बाद दे कैन नॉट एक्सेप्ट NRI डिपॉजिट, विदेशियों का पैसा ये नहीं जमा कर पाएंगे भाई। आ पेमेंट बैंक अकाउंट होल्डर would be able to deposit and withdraw money through any ATM और अदर सर्विस प्रोवाइडर्स, मतलब आपका पैसा जो पेमेंट बैंक में जमा है, आप अपने ATM के द्वारा किसी भी ATM से जा करके उस पैसे को, डिपॉजिटेड मनी को निकाल सकते हैं, ठीक है। और पेमेंट्स लाइसेंस वुड बी ग्रांटेड टू मोबाइल फोन, मोबाइल कंपनियां जो थी जैसे वोडाफोन हुआ, ठीक है, सुपरमार्केट चेन्स जैसे रिलायंस जियो को भी दिया गया लाइसेंस, ठीक है, एयरटेल कंपनी को दिया गया है, तो इस प्रकार से इंडिविजुअल और स्मॉल बिजनेस हाउसेस को इसके लाइसेंस RBI के द्वारा जारी किए गए हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
अब यहाँ पे पेमेंट बैंक के लिए कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट है? मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट 100 करोड़, ध्यान रखिएगा लाइसेंस लेने के लिए। प्रमोटर्स का कंट्रीब्यूशन, प्रमोटर कौन होते हैं भाई? जो पैसा लगाते हैं प्रमोटर होते हैं, ध्यान रखिएगा। इनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? मिनिमम इनिशियल कंट्रीब्यूशन टू द पेड अप कैपिटल, पेड अप इक्विटी कैपिटल से, इक्विटी कैपिटल से एटलीस्ट 40%, ठीक है, ये इनका होगा प्रमोटर का। फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स, पहले 5 साल के लिए, फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ इट्स बिजनेस, मतलब इनके बिजनेस चालू होने के पहले 5 साल तक प्रमोटर की जो हिस्सेदारी होगी वो 40% होगी, ठीक है, पेड अप कैपिटल में। एंड फॉरेन शेयर होल्डिंग, फॉरेन शेयर होल्डिंग की बात की जाए जो कमर्शियल बैंक में होती है वही यहाँ भी लागू होती है। तो कमर्शियल बैंक में 74% है, ध्यान रखिएगा। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो वही चीज़ है, इसमें भी 75% होगा। चलो एफडीआई को समझ लेते हैं यहाँ पे। कोई भी विदेशी कंपनी, फॉरेन कंपनी, ध्यान रखिएगा, जैसे कि एयरटेल पेमेंट बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक है, ठीक है, एयरटेल पेमेंट बैंक है, मान लो इसको अपनी 100 ब्रांच खोलनी है नई। अब 100 ब्रांच खोलने के लिए इसको मान लिया 100 करोड़ चाहिए। अब इसके पास पैसा नहीं है, 100 करोड़ ये कैपिटल है। अगर इस कैपिटल में विदेशी कंपनी कोई पैसा लगा दे, कितना? अगर 74% वो पैसा लगा दे, ठीक है, तो 74% इसमें मतलब 74 करोड़ वो दे दे, बाकी भारतीय कंपनी एयरटेल कंपनी लगाए, तो ध्यान रखिएगा ये पैसा इसको मिल जाएगा आसानी से, इसकी 100 ब्रांच ओपन हो जाएंगी। ये क्या है? एफडीआई है। एक होता है एफआईआई भी होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अगर कोई विदेशी कंपनी किसी भारतीय कंपनी के अगर शेयर में निवेश करती है तो वो एफआईआई कहा जाता है, ठीक है। इसमें ओनली अभी एफडीआई को परमिशन दी गई है, ध्यान रखिएगा। एफआईआई तब होगा जब वो इंडिया की लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होगी, सेबी की परमिशन के द्वारा जब इनका शेयर जारी होगा तो उसमें फिर एफआईआई का रूल लागू होता है। और ये मैक्सिमम 10% है, मोर देन 10% ये होता है, ये अलाउ किया जाता है एफडीआई के द्वारा, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के द्वारा होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर फॉरेन शेयर होल्डिंग की बात की जाए तो 74% ये होगा अकॉर्डिंग टू कॉमर्शियल बैंक, या इक्वल टू कॉमर्शियल बैंक कह सकते हो, ठीक है। जो कॉमर्शियल बैंक में हो वही इनके लिए रूल लागू है, ठीक है। अब जल्दी से जानते हैं कि इसमें अंतर क्या होता है स्मॉल बैंक और फाइनेंस बैंक में। कुछ अंतर भी होते हैं, जैसे कि कोई 2 पॉइंट पूछ लिए जा सकते हैं, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी कुछ क्वेश्चन रखे जा सकते हैं, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट एज वेल एज दे कैन ऑफर लोन प्रोडक्ट्स, ये बताया हुआ है मैंने, ठीक है। स्मॉल बैंक कैन एक्सेप्ट एफडी और आरडी दोनों डिपॉजिट करती है, मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स रिकरिंग अकाउंट एंड फिक्स्ड अकाउंट, ठीक है, ये चारों खाता यहाँ पे खोले जा सकते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक विल प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू स्मॉल फार्मर्स, ठीक है। बैंकिंग सर्विसेज जो हैं वो छोटे किसानों को, इस माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को, छोटे उद्योगों को, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को, मतलब छोटे छोटे लोन के रूप में ये जो है मतलब लोन और एडवांस अपना बांटते हैं इनको, ठीक है, छोटे व्यापारियों को, किसानों को। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी ये लोन अपने बांटते हैं, ठीक है। पेमेंट बैंक की बात करें, पेमेंट बैंक कैन ओपन स्मॉल सेविंग अकाउंट, छोटे सेविंग अकाउंट खोलते हैं, 1 लाख तक डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। पेमेंट बैंक अपना डेबिट कार्ड जारी करते हैं खाता धारक को, ठीक है, एंड वो क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करते हैं। पेमेंट बैंक आर अलाउड टू सेट अप देयर ओन एटीएम, अपने एटीएम स्थापित कर सकते हैं। एटीएम का पूरा नाम होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। पेमेंट बैंक कैन नॉट लेंड मनी टू द पीपल, पेमेंट बैंक लोन नहीं दे सकते हैं, ठीक है। पेमेंट बैंक कैन नॉट एक्सेप्ट एफडी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, देख ठीक है। एंड रिकरिंग आरडी डिपॉजिट भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एंड एनी नॉन रेसिडेंट एनआरआई का डिपॉजिट भी यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे। पेमेंट बैंक विल प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू माइग्रेंट लेबर वर्कफोर्स, लो इनकम हाउस होल्ड्स, स्मॉल बिजनेसेस, अदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंटिटीज। देखिए, गरीब मजदूर, छोटे व्यापारी, कम आय वाले लोग, इन लोगों को अपनी सुविधाएं पेमेंट बैंक के द्वारा प्रदान की जाती है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें जो अंतर है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आइए कुछ पेमेंट बैंक का टैगलाइन और हेडक्वार्टर भी जानते हैं। जैसे यहाँ पे है एयरटेल पेमेंट बैंक, भारत की पहली पेमेंट बैंक, 1 अप्रैल 2016 को जो स्थापित हुई, हमने बोला था पहली ब्रांच जयपुर में ओपन की गई थी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। बैंकिंग इज नाउ एट योर फिंगरप्रिंट्स, इंडिया फर्स्ट पेमेंट बैंक, ठीक है, ये इसकी टैगलाइन है, ठीक है। फिनो पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट का हेडक्वार्टर मुंबई में है, कदर आपकी मेहनत की, ये इसकी टैगलाइन है।
इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ध्यान रखिएगा। आपका बैंक आपका आपके द्वार, आपका बैंक आपके द्वार, ठीक है, ये इसकी टैगलाइन है। जियो पेमेंट बैंक मुंबई हेडक्वार्टर है। योर एवरीडे बैंक फॉर ऑल ऑफ योर पेमेंट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल नीड्स, ये इसकी टैगलाइन है, थोड़ी बड़ी है। पे पेटीएम पेमेंट बैंक नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है। सिंप्लीफाइंग पेमेंट्स फॉर इंडिया, ये इसकी टैगलाइन है। आदित्य बिरला पेमेंट बैंक मुंबई में हेडक्वार्टर, गेट टू नो अस बेटर, ये इसकी टैगलाइन है। एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड इसका नाम है, ध्यान रखिएगा। एनएसडीएल पेमेंट बैंक हेडक्वार्टर मुंबई, इसकी टैगलाइन है टेक्नोलॉजी ट्रस्ट एंड रीच। तो इस तरीके से इनकी टैगलाइन है, आप आसानी से याद कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इस क्लास में मैंने पेमेंट बैंक के बारे में पूरा डिटेल से बताया है। तो अभी तक मैं स्मॉल बैंक पेमेंट बैंक के बारे में पूरा बता चुका हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे के लेक्चर में पूरा जितना भी है बैंकिंग, इकोनॉमिक, मनी एंड फाइनेंस का पूरा बताऊंगा एक एक करके, और सारे लेक्चर जो हमारे होंगे पहले मुख्य रूप से बैंकिंग एग्जाम के लिए होंगे, ध्यान रखिएगा, और साथ ही साथ दूसरे एग्जाम में जहाँ पे बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारा सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। अगर दोस्तों समझ में आता है लेक्चर, ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। थैंक यू।